हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क क्या है, कौन कौन सी इसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए वो सब चीज़ें आपको इस लेक्चर में मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे हम सार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर हिंदी में होगा और इंग्लिश में इसकी पीपीटी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन। साउथ एशियन मतलब एशिया का जो साउथ वाला पार्ट है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन नाम है इसका। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपको मैं बता दूंगी और आपको याद हो जाएंगी आसानी से, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क, ठीक है। सार्क को कब स्टैब्लिश किया गया था, कब बनाया गया था? विथ द साइनिंग ऑफ सार्क चार्टर इन ढाका। तो ढाका में किया गया था, ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था सार्क को। अभी इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। इसका जो आइडिया आया था, आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया में एक रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए, इसका आइडिया सबसे पहले आया था नवंबर 1980 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये आइडिया आया उसके बाद सारी जो कंट्रीज़ हैं उनने कंसल्ट किया आपस में और फिर फॉरेन सेक्रेटरीट ऑफ द 7 फाउंडिंग कंट्रीज़, ये 7 फाउंडिंग कंट्रीज़ थी, 7 मेंबर कंट्रीज़ थी इनिशियली सार्क की। कौन कौन सी? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। याद करने की जरूरत नहीं है, अभी 5 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, इसकी 7 मेंबरिंग कंट्रीज थी स्टार्टिंग में। मेड फर्स्ट टाइम इन कोलंबो, ये कोलंबो में पहली बार मिली अप्रैल 1981 में, ठीक है। 1980 में सोचा और 1981 में सबसे पहले ये यहाँ पे मिली और एक ये जो सार्क चार्टर साइन हुआ 8 दिसंबर 1985 जब से इस्टेब्लिश है, ठीक है। न्यूएस्ट जो मेंबर आया इसका सार्क का वो ऐड हुआ था 2005 में। 13th एनुअल समिट, इसकी तीसरी एनुअल समिट, इसकी हर साल में एक समिट होती है, तो 13th जो एनुअल समिट थी 2005 में, उसमें अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बन गया। तो अब कितने मेंबर्स हैं? तो अब 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। इनिशियली कितने थे? तो 7 थे सार्क के मेंबर्स, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरीट कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है, ठीक है। इंडिया के पास में है काठमांडू नेपाल, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सार्क के बारे में। अब मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो 8 मेंबर्स हैं। इंडिया के पास वाले सारे हैं चाइना छोड़कर। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इसके 8 मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं। और इसको कौन कौन सी कंट्री ऑब्जर्व करती है, मतलब इनके पास वोटिंग राइट नहीं होती, ये ऑब्जर्व करती हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, क्या है, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली ये जो मीटिंग्स वगैरह उनका पार्ट होते हैं, जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब कोरिया, ठीक है, और म्यांमार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे के सारे इसकी ऑब्जर्व कंट्रीज़ हैं। और मेंबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? तो ये 8 मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं। आपसे मेंबरिंग कंट्रीज़ के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेंबरिंग कंट्रीज़ को याद कर लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो इंडिया है, इसका पार्ट, सार्क का पार्ट इंडिया है, ठीक है। साउथ एशियन है, इससे नाम समझ जाइए कि एशिया में ही है और इंडिया इसका पार्ट है, साउथ एशियन, ठीक है। तो अब इंडिया इसका पार्ट है और इंडिया के से जो लगे हुए जो सारे कंट्रीज़ हैं ना, वो सब इसका पार्ट है। लगी हुई कंट्री में एक छोड़ दीजिएगा, कौन सा? चाइना, ठीक है। चाइना इसका पार्ट नहीं है, चाइना बहुत ख़राब है ऐसा मान के चलो और इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो चाइना इसका पार्ट नहीं है, सार्क में चाइना पार्ट नहीं है। तो इंडिया है, इंडिया से लगा हुआ है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ये जो देखिए इंडिया से ही लगा हुआ है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भी है। अब आपके मन में आ जाएगा कि इंडिया को जो नया मैप है, जो यहाँ से आपका ये वाला पीओके चला गया, तो उसमें तो फिर अफगानिस्तान लगता ही नहीं है। तो हम तो नहीं मानते ना, हम तो इंडिया का ये वाला मैप मानते हैं। तो अगर हम यही मानते हैं तो हम अभी भी अफगानिस्तान को इंडिया से लगा हुआ ही मानते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान 1, 2 और 1, 3 इंडिया हो गया, ठीक है। फिर इंडिया से लगे हुए हैं नेपाल और भूटान 4, 5। फिर इंडिया से लगा हुआ है बांग्लादेश 6। इंडिया से लगा हुआ ही है श्रीलंका, ठीक है। इंडिया से वैसे बॉर्डर इसकी टच नहीं करती है लेकिन समुद्र से लगा हुआ ही है, ठीक है। ये जो राम सेतु है ये समुद्र में अंदर चला गया है तो इसलिए इसको मानते नहीं कि लगा हुआ है, बट हम हमेशा इंडिया के मैप में श्रीलंका तो देखते हैं, ठीक है। तो 7 हो गए। और एक मालदीव है जो इससे नहीं लगा हुआ है, तो एक ही कंट्री आपको याद रखना है जो इंडिया से नहीं लगी है, वो है मालदीव, ठीक है। तो 8वीं आप ये याद रख लो। और
एक कंट्री है जो इंडिया से लगी हुई है, वो नहीं है इसका पार्ट, तो चाइना। ठीक है, ये आपको याद तो करना है कि कौन कौन सी कंट्री है इंडिया से लगी हुई है। एक्सेप्शन याद रखना है, चाइना जो इंडिया से लगी हुई है वो इसका पार्ट नहीं है, और मालदीव इसका पार्ट है। ठीक है, मालदीव इसका पार्ट है, और श्रीलंका। ठीक है, तो याद हो गया। यहाँ ऊपर से लेके चलिए, इंडिया से लगा हुआ है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो ये सब इसके पार्ट हैं, और इंडिया तो है ही। ठीक है, तो ये इसके मेंबरिंग कंट्रीज हो गए। अब सार्क के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सार्क के प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सार्क के प्रिंसिपल ये हैं कि ये रिस्पेक्ट करेगा हर किसी कंट्री की सोवेरेन इक्वालिटी, मतलब हर किसी कंट्री की सोवेरेन इक्वालिटी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, मतलब उनके जो अंदरूनी मामले में हैं उनमें दखल नहीं देगा ये। ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब हर कंट्री की अपना इंडिपेंडेंट है हर कंट्री, तो उसकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसका ये रिस्पेक्ट करेगा। उसके अंदर ये मतलब ऐसे नहीं कि उसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, तो उसकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब बाउंड्री के अंदर, मतलब जो कोई कंट्री है उसकी अपनी जो चीज़ें ना, उन चीज़ों पर ये दखल नहीं देंगे, इनका काम ये नहीं है। ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, जो उसके इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, और इक्वालिटी जो सोवेरियन है, खुद कंट्री अपने आप में सोवेरियन है, तो उस सभी की ये रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसका ये प्रिंसिपल है। ठीक है, ऑफ अदर स्टेट्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, तो और इसके अलावा इन सभी का इसका क्या एम है, इसका प्रिंसिपल है कि सभी कंट्री जो इसके मेंबर्स हैं उन सभी का म्यूचुअली बेनिफिट हो। ठीक है, साथ में उन सभी का बेनिफिट हो, और उनके ये जो अंदरूनी मामले हैं उनमें दखल नहीं देना है। सच कॉपरेशन शैल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर बायलैटरल और मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशन बट सेल कॉम्प्लीमेंट दैम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया है और श्रीलंका है, उनकी अपनी आपस में भी कुछ ट्रीटीज़ होंगी, तो कुछ बायलैटरल ट्रीटीज़ होंगी, कुछ मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ होंगी। तो ये जो कॉर्पोरेशन है ना, जो सार्क है, वो उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको हटा के नहीं बना रहे हैं, वो बनी रहेंगी, उनका अपना एक काम चलेगा और इसका अपना काम चलेगा। तो इनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इनको सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनको हटा नहीं रहे हैं। तो जो बाकी कंट्रीज़ का, जो दो कंट्रीज़ के बीच में है, जो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अपनी अपनी जो ट्रीटीज़ चलती है ना, वो चलती रहेंगी, उनसे इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, उनको हटा के इसको नहीं बना रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है तो वो बात अलग है। ठीक है, सपोर्ट उस मतलब जैसे दो कंट्रीज हैं, इंडिया श्रीलंका, उनकी आपस में जो ट्रीटी चल रही हैं वो ट्रीटीज़ को भी इसमें रिस्पेक्ट की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उन ट्रीटीज़ में कुछ चीज़ हमने साइन की और उसके अपोजिट में यहाँ पे साइन हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, सच कॉपरेशन शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, उन चीज़ों को सपोर्ट करेगा जो ट्रीटीज़ पहले ऑलरेडी साइन हो चुकी हैं दो कंट्रीज़ के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो हमारे बीच में पहले से जो कॉपरेशन चल रहे हैं, पहले से जो ट्रीटी चल रही हैं दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, मल्टीलैटरल हैं या बायलैटरल है, तो उनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, और उनके अपोजिट में भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये सार्क के प्रिंसिपल्स हैं। अब उसके बाद क्या क्या एरिया है सार्क के, जो ये सार्क है जो कॉर्पोरेशन है उसके क्या क्या एजेंट्स, किस किस एरिया में ये वर्क करेगा, बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स पर इनको काम करना है, उन टॉपिक्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और टूरिज्म पर काम करेगा, यहाँ पर टूरिज्म बढ़े, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बढ़े, एग्रीकल्चर अच्छा हो यहाँ का, रूरल डेवलपमेंट भी बढ़े। ठीक है, उसके बाद एनवायरनमेंट और नेचुरल डिजास्टर बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एनवायरनमेंट को सेव करना है, नेचुरल डिजास्टर से किस तरह से उभर सकें, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी पर काम करना है, ये इनके एरिया हैं। ठीक है, वर्क करने के। इकोनॉमिक, ट्रेड और फाइनेंस, ये इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है, इकोनॉमी बढ़ाना है यहाँ की। ट्रेड मतलब यहाँ के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको बढ़ाना है, और फाइनेंस, ठीक है, पैसा बढ़ेगा इन सभी से, तो इसका एरिया है। और सोशल अफेयर्स इसकी एरिया है। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड पॉवर्टी एलिवेंस, ये इंफॉर्मेशन और पॉवर्टी को ख़त्म करना है, इंफॉर्मेशन लोगों में जागरूकता बढ़ानी है, ये सब इनके एरिया हैं। और एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी कंजर्व करना है, ट्रांसपोर्ट बढ़ाना है, और साइंस और टेक इस मामले में भी, और एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चर एंड अदर्स। ठीक है, एजुकेशन बढ़ाना है, सिक्योरिटी
और कल्चर को भी सपोर्ट करना है, ये सभी इनकी एरिया हैं इसके सार्क के, ठीक है। मतलब इन एरिया में इनको काम करना है, इन एरिया से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन करना है और उनके लिए फ्यूचर स्ट्रेटजी बनानी है। ये सब एरिया के काम हो गए, मतलब इसके एरिया हो गए, ठीक है, कोऑपरेशन के। अब उसके बाद बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो सार्क बना है इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये सब एरिया आपको समझ आ गया। ये एरिया ही अगर फुलफिल हो जाएं, ये मैटर जो इनके हैं वो फुलफिल हो जाए, उनको अचीव कर लें हम, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं इनके बीच में सोशल अफेयर्स की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इन्वायरमेंट को सही करने की, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की। तो इससे क्या कर रहे हैं हम, लोगों की वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की जो वेलफेयर है उसके बारे में सोचना, उसको प्रमोट करना। कौन से लोगों की, जहाँ की ये इसकी जो कंट्रीज़ इसमें जो पार्ट है, जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया के जो लोग हैं वो जो इसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना है और इम्प्रूव करना है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जो बेसिक नीड्स हैं वो सब मिल जाए, उसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, उनके वेलफेयर का ध्यान देना है, लोगों के वेलफेयर का, ठीक है, जिन जिन एरियाज़ में ये फैला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मतलब इसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ का वैसे आप याद रखिए, ठीक है। साउथ एशिया बोलते हैं क्योंकि एशिया के साउथ वाला जो पार्ट है बेसिकली वो है, ठीक है। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाना है, एक्सेलरेट करना है, सोशल प्रोग्रेस बढ़ानी है और कल्चरल डेवलपमेंट करना है। तो यही है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सभी को बढ़ाना है। इसके बाद टू प्रोवाइड इंडिविजुअल द अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ डिग्निटी, हर इंडिविजुअल, यहाँ के जो लोग हैं सभी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी के जो लोग हैं ना, वो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो डिग्निटी के साथ रह सकें और अपने पोटेंशियल को पहचान सके। हर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपने पोटेंशियल को पहचाने, उसको रियलाइज़ करे और डिग्निटी के साथ रहे, ऐसी उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ठीक है। टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, ठीक है, जो हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं तो सभी लोग ही आसपास की जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं इसकी, वो सभी के सभी कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस हो, आत्मनिर्भर हों, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट टू म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में जो ट्रस्ट बना है उसको बनाना है, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वंस अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो हर किसी की जो प्रॉब्लम है उसको समझना है, आपस की अंडरस्टैंडिंग को बनाना है, म्यूचुअल ट्रस्ट को बना के रखना है, दोनों के बीच में, दो या जो सारी की सारी जो कंट्रीज हैं उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बनाया जाए, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए और एक दूसरे के प्रॉब्लम को समझ के आगे बढ़ा जाए, उसको सॉल्व किया जाए। ये बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, अच्छा ऐसा क्यों है, देखिए आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज है ना उनके साथ ही रिलेशन अगर अच्छे होते हैं ना तो जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, ओके। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, जो कोलैबोरेशन के साथ वर्क करना है उसको एक्टिव, मतलब एक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, मिलकर काम किया जाए। एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड, इन सभी में मिलकर काम हो, ठीक है, एक्टिवली कोलैबोरेशन हो, म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ वर्क हो, मतलब मिलकर ग्रो किया जाए इन सभी फील्ड्स में, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव है, मतलब लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान रखना है, डिग्निटी के साथ पर्सन रह सके, ठीक है, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। अब जब वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बनना है आपस में और कोलैबोरेशन के साथ वर्क करना है। तो समझ आ गया, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पहले पर्सन के बारे में सोचा गया है, उसकी वेलफेयर के बारे में सोचा गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले उसको, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल और कल्चरल, सब तरह का डेवलपमेंट हो। फिर उसके बाद अब डेवलपमेंट होगा तो हमारा सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो सभी म्यूचुअली, सारी ग्रुप की बात हो रही तो ग्रुप पूरा का पूरा कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंस हो, और उसके बाद फिर अब सभी चीज़ें मिल गई सबको, फिर आपस में ट्रस्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तभी तो आपस में अच्छे से वर्क हो पाएगा। ये सब चीज़ें तभी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ सबकी मिल के ग्रोथ बात कर रहे हैं, और ये सबके बीच में ट्रेड अच्छे से हो, इकोनॉमी बढ़े, तो वो तभी होगा जब म्यूचुअल ट्रस्ट होगा आपस में, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। फिर कोलैबोरेशन के साथ वर्क हो सभी फील्ड्स में, ओके। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ये इनका ऑब्जेक्टिव हो गया। एरिया इनके वर्क का वो देख लिया, वर्क का एरिया से आप ऑब्जेक्टिव पता कर सकते हो और ऑब्जेक्टिव से एरिया पता कर सकते हो। इनके ऑब्जेक्टिव जो होंगे उन्हीं एरियाज में ये काम करेंगे, उनको जो बढ़ाने वाले एरिया है ना उन्हीं में काम करेंगे। या हम बात करें जो इनके एरिया काम करने के हैं वो
रिलेटेड हैं ऑब्जेक्टिव से। इनका जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी तरह के इनके एरियाज होंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद और ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेशन को और जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ, ठीक है। टू स्ट्रेंथन cooperation among themselves in international forum on matters of common interest, ठीक है। तो जो cooperation है जो सार्क है उसको strengthen करना है उन्हीं सभी कंट्रीज़ के बीच में इन इंटरनेशनल फोरम ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। जो हमारा जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको बेसिकली उन मैटर्स पर जो हमारी कंट्री है उनको स्ट्रेंथन करना है इंटरनेशनल मैटर्स में, ठीक है। मतलब क्या है, इंटरनेशनल भी मुद्दे होते हैं सारे मुद्दे, उनमें जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ के जो कॉमन इंटरेस्ट है ना उनको हमें उभारना है, उनको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। टू कोऑपरेट विथ इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेट करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और जो रीजनल यहाँ की जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है विथ सिमिलर एम्स एंड पर्पस, ठीक है। जो सिमिलर एम है जो सिमिलर पर्पस है उसके लिए रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सार्क अकेली है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी। उस एरिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोऑपरेट करना है सिमिलर एम्स के लिए, सिमिलर पर्पस के लिए, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सभी पढ़ लिए? ओके, समझ आ गए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सार्क और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सार्क क्या है वो देख लिया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो और देख लेते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको समझ ही आ गई होगी। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि जो सार्क है ना, जो हमारे साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ आपने जो देखी ये सारी कंट्रीज़ 8, वो मिलकर 3% है वर्ल्ड की एरिया के। जो दुनिया का जो वर्ल्ड का एरिया है हमारी अर्थ का, उसके एरिया का 3% जो है वो इन कंट्रीज़ का है, ठीक है। और 21% पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, ठीक है। 3% एरिया, 21% पॉपुलेशन रहती है वर्ल्ड की और 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी का इसमें परसेंट है। जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसका 3.8% इस एरिया की इकोनॉमी है। अगर यूएस डॉलर की बात करें तो 2.9 ट्रिलियन डॉलर ये बनता है, ठीक है। 2.9 ट्रिलियन डॉलर इसकी इकोनॉमी है। तो अच्छा खासा जीडीपी में पार्ट है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और वर्ल्ड का एरिया भी अच्छा खासा होता है। तो ये कंट्रीज़ ग्रो करेंगी तो वर्ल्ड ग्रो करेगा, ठीक है। सभी कंट्रीज़ अगर ग्रो करती हैं ये भी करेंगी तो उसमें अच्छा खासा पार्ट होगा इसका। फिर उसके बाद क्रिएटिंग सिनर्जीज, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। ये जो रीजन है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बांग्लादेश में भी पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में भी आपको दिख रही है, अफगानिस्तान में भी, और इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है दुनिया का, ठीक है। और एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरिया है दुनिया का ये, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो डेवलपमेंट हो, ग्रो हो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सार्क कंट्रीज़ हैव कॉमन ट्रेडिशन। अब देखिए ये जो आसपास के जो एरिया होते हैं ना, आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, आपने देखा होगा आपका और आपके जो पड़ोसी है उनके इंटरेस्ट, जो उनका ट्रेडिशन है, जो ड्रेस होगा, फूड, कल्चर, सारी चीज़ें आपकी सेम ही होंगी, ऑलमोस्ट सेम होंगी, ठीक है। अदर बस ऐसा ना हो कि आपका जो नेबर है वो अभी अभी कहीं दूसरी जगह से आया हुआ। जनरली आपका जो नेबर होते हैं आपके आसपास वाले लोग, उनका जो ट्रेडिशन है वो सेम तरह का होता है, उनकी जो ड्रेस है वो सेम तरह की होती है, फूड सेम तरह के होते हैं, कल्चर सेम तरह का होता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी सेम तरह के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सेम तरह की होती हैं आसपास की कंट्रीज़ की। और जो सार्क है उसकी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इसीलिए इनका जो ट्रेडिशन है वो भी कॉमन है, इनकी ड्रेसेस कॉमन है, थोड़ी बहुत चेंज है। ऐसा तो इंडिया में ही बहुत वैरायटी है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो, बट ज़्यादातर चीज़ें सेम है, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट सब सेम है। इस वजह से इनके जो एक्शंस हैं वो सेम हो सकते हैं, ये जो फ़ायदा चाह रहे हैं वो सेम तरह के हो सकते हैं, इनका जो वर्क का तरीका है वो सेम तरह का होगा, ठीक है। और कॉमन सॉल्यूशन क्या है इनके लिए, तो सेम तरह की चीज़ें हैं इसीलिए सेम तरह के सॉल्यूशंस भी होंगे, सेम तरह की प्रॉब्लम भी होंगी। तो कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन इश्यूज़ हैं। कैसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे पॉवर्टी है तो सभी कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, इलिटरेसी है सभी कंट्रीज़ में है, ठीक है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, एक जगह सा ही है, एक जैसा, जैसा आप इंडिया को देखेंगे वैसे ही पाकिस्तान, वैसा ही बांग्लादेश दिखेगा, वैसे ही नेपाल, वैसे ही भूटान, ठीक है, सभी एक जैसे दिखेंगे आपको। तो पॉवर्टी भी सभी जगह है, इलिटरेसी भी है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण भी आपको दिखाई देता है। थोड़ा बहुत ग्रो हो जाता है वो अलग बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बोलो कि नहीं
हंगर में तो हमारा नाम इधर है, उनका इधर है, तो थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा चलता है। बाकी अगर हम पूरा का पूरा एरिया वाइज देखें तो पॉवर्टी भी सब जगह एक जैसी है, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर भी एक जैसे आते हैं, एक जैसी जगह पे एक जैसी डिजास्टर आते हैं, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आपस में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में और अपने आप में है जो वो हैं, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो है वो भी सबकी ही है, लो जीडीपी, पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब सभी की कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशन भी एक जैसे होंगे। अब कॉमन प्रॉब्लम है तो कॉमन एरिया है, वही डेवलपमेंट के कॉमन एरिया हो गए और प्रोग्रेस के कॉमन एरिया हो गया और सॉल्यूशन का भी कॉमन एरिया हो गया। मतलब एक जैसा कंट्रीज़ का एक जैसा ट्रेडिशन है, एक जैसी ड्रेस है, वो सब चीज़ें भी एक जैसी हो गई। इसके बाद प्रॉब्लम्स भी एक जैसी हो गई तो उनके सॉल्यूशंस भी एक जैसे होंगे। तो एक जैसे लोगों का ग्रुप बने तो एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कशन भी एक जैसा और फिर सॉल्यूशन आएगा, वो भी सबके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सार्क की ये इंपॉर्टेंस है कि एक जैसे लोग इसमें हैं तो एक जैसी प्रॉब्लम्स होंगी और फिर एक जैसा सॉल्यूशन होगा उनका, ठीक है। तो सॉल्यूशन ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब बात कर ली सार्क क्या है, सार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, सार्क के गोल क्या हैं और सार्क का एरिया क्या है वर्क का। अब सार्क की अचीवमेंट क्या है, अभी तक इसने क्या अचीव किया, क्या अचीवमेंट है इसकी। तो इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया बनाया है, जो ये कंट्रीज़ हैं इनके बीच में फ्री ट्रेड एरिया, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो फ्री है, ठीक है। उसको कम करना है, उन पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करनी है या फिर बिल्कुल फ्री है, उसके बारे में देखते हैं। तो फ्री ट्रेड एरिया इन्होंने बनाया है। जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं सार्क की 8 हैव एस्टेब्लिश्ड अ फ्री ट्रेड एरिया, इन्होंने एक फ्री ट्रेड एरिया एस्टेब्लिश किया है विच विल इंक्रीज देयर इंटरनल ट्रेड, जो क्या करेगा, इनका इंटरनल ट्रेड, जो इन कंट्रीज़ का इंटरनल ट्रेड है, आपस में एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो मार्केट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो उसको बढ़ाएगा और लेसन करेगा ट्रेड गैप, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो गैप है ना उसको कम करेगा, ठीक है। तो ट्रेड बढ़ेगा, इस वजह से वहाँ का मार्केट बढ़ेगा और यहाँ पे जो है बिजनेस बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। ये है फ्री ट्रेड एरिया। ये फ्री ट्रेड एरिया है FTA साफ्टा, ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था कन्फाइंड टू गुड्स, ठीक है। अब ये जो फ्री ट्रेड एरिया है बेसिकली ये ना गुड्स से रिलेटेड है, इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूड किया गया था, ठीक है। और मतलब क्या है, फ्री ट्रेड हम करेंगे गुड्स को लेके, सामान को गुड्स को लेके हम फ्री ट्रेड करेंगे, ये सिर्फ कन्फाइंड है गुड्स तक। इसमें एक्सक्लूड किया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और इसीलिए इंडिया को थोड़ा सा नुकसान है क्योंकि इंडिया ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे है, जैसे विप्रो वगैरह अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे है और यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको हटा दिया है, एक्सक्लूड कर दिया, जिस वजह से इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता, ठीक है। साइन टू रिड्यूस कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। ये साइन किया गया था किस लिए, कस्टम ड्यूटी को मतलब रिड्यूस करना है ऑफ ऑल ट्रेडेड गुड्स टू 0 बाय 2016 तक इनको 0 करना है, ठीक है। तो ये है साफ्टा का एम। बेसिकली साफ्टा क्या है ये समझ आ गया, SAFTA। तो गुड्स जो हैं उनमें जो ट्रेड है उसको फ्री करना है, ठीक है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट गुड्स से रिलेटेड, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। उसके बाद एक और है साफ्टा, SAPTA क्या है, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, फॉर प्रोमोटिंग ट्रेड अमंगस्ट द मेंबरिंग कंट्रीज। ये आया था 1995 में एक्चुअली, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद साफ्टा आया था, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट 1995 में आया था, ये इस तब से स्टार्ट हो गया। तो प्रमोट करना है ट्रेड को इन सभी मेंबरिंग कंट्रीज़ में। उसके बाद फिर हमने ट्रेड किया, उसके बाद फिर क्या आया आपका, साफ्टा आया, ठीक है। पहले ये आया था साफ्टा, फिर उसके बाद साफ्टा आया था। साफ्टा क्या है, ये है ट्रेड अग्रीमेंट को फ्री करना है, मतलब ये जो फ्री ट्रेड जो है ना वो गुड्स के लिए हमें इसको पूरा फ्री करना है। यहाँ पे था कि उसको प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है। फिर ये जो ट्रेड को प्रमोट किया उसके बाद फिर गुड्स को हमने फ्री कर दिया, और मतलब फ्री नहीं किया, उसको रिड्यूस किया है। बेसिकली फ्री तो नहीं हुआ है अभी तक, बट इनका एम था कि 2016 तक आपको फ्री करना है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है और उसको एक्सक्लूड किया गया था इसमें। उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसमें एक्सक्लूड किया गया, फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आया सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विसेज के लिए आया। फिर ये वहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, ये फिर सर्विसेज के लिए आया, जिसमें GATS प्लस पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस
लिबरलाइजेशन के लिए ये आया, ठीक है। ये ग्लोबल जो अग्रीमेंट ट्रेड है, ठीक है, ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड जो था उसके लिए ये, मतलब इसमें जो सर्विसेज है ना उसके लिए भी आया ये चीज़, ठीक है। ओके, ट्रेड इन सर्विसेज इसको हमें बढ़ाना है, मतलब जो सर्विसेज है ना उसको हमें बढ़ाना है इसके लिए। फिर उसके बाद ये है सार्क यूनिवर्सिटी, ये इस्टेब्लिश की गई सार्क यूनिवर्सिटी इन इंडिया, फूड बैंक एंड ऑल्सो एन एनर्जी रिजर्व इन पाकिस्तान, ठीक है। एनर्जी रिजर्व इसका पाकिस्तान में और इंडिया में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, एक फूड बैंक। और ये है फूड बैंक क्या होता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट फूड ले लेती है ना, कलेक्ट कर लेती है, उसके बाद ही क्या करती है, गरीबों में बांटती है। तो इसका भी एक फूड बैंक होता है सार्क का, जब किसी देश में ज़रूरत होती है तो फिर उनको फूड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फूड बैंक में उसी तरह से फूड कलेक्ट किया जाता है जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है लोगों से फूड, उसके बाद 2 रुपये चावल, 3 रुपये गेहूँ, इस तरह से मिलता है आपको, ठीक है। तो वो ही उस तरह का इसमें होता है, ठीक है, जब ज़रूरत होती है तो उस फूड का यूज़ किया जा सके। ओके, फूड जो सार्क यूनिवर्सिटी ये एस्टेब्लिश की गई इंडिया में, ठीक है, समझ आ गया। तो सार्क की ये अचीवमेंट है, इन्होंने क्या क्या किया, तो इनके अचीवमेंट में FTA फ्री ट्रेड एरिया, SAFTA फ्री ट्रेड एरिया, ये जो है गुड्स में एक्सक्लूडिंग सर्विसेज, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हटा दें, सर्विसेज को हटा दें, सारी सर्विसेज को इसमें हटा दिया गया है, ठीक है। वो साप्टा में इसको प्रमोट करना है, ट्रेड को प्रमोट करना है। और उसके बाद आपका आता है ये जो सर्विसेज हैं उसके लिए आया, और यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया, फूड बैंक के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये इसकी अचीवमेंट है, इन्होंने अभी तक ये चीज़ें अचीव की हैं। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, देखिए चैलेंजेस ये हैं कि जो सार्क है ना उसकी मीटिंग्स बहुत कम होती हैं, लो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स बहुत कम होती है, मतलब वर्क कम होगा, ठीक है। तो मोर एंगेजमेंट होना ज़रूरी है, इज़ रिक्वायर्ड बाय द मेंबर स्टेट्स एंड इंस्टीड ऑफ मीटिंग। जो मीटिंग हमारी एनुअली मीटिंग होती है ना, एक मीटिंग होती है, उसकी जगह जो मीटिंग है ना वो 2 होनी चाहिए ईयर में, ठीक है। एक ईयर में एक मीटिंग होती है, तो एक ईयर में एक नहीं 2 मीटिंग होनी चाहिए, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़नी चाहिए, लो फ्रिक्वेंसी है मीटिंग्स की। दूसरा, ब्रॉड एरिया इन कॉपरेशन लीड्स टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। अब क्या है, इनके जो एरिया देखा था आपने, एरिया ऑफ कॉपरेशन, तो आप ये सारे एरिया आ गए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आ गया, जो रूरल एरिया है उनके लिए आ गया, इकोनॉमी को बढ़ाना है, ट्रेड बढ़ाना है, ये सब चीज़ें, इतने सारे एरिया आ गए थे, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किए। तो ये बहुत सारे एरिया हैं, ब्रॉड एरिया ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे एरिया हैं इस कॉपरेशन की, इसी वजह से क्या हो जाता है कि रिसोर्सेज वगैरह हमें कम पड़ जाते हैं। अगर हम कम, जैसे हम बात करें, हमारे एम कम हो, ठीक है, हम कम टॉपिक्स पे काम करें तो हम ज़्यादा अच्छे से उन टॉपिक को कवर कर पाएंगे। पॉवर्टी वगैरह इनके सारे के सारे एरिया आ गए, बहुत सारे एरिया आ गए, जिस वजह से काम कम हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से डाइवर्जन ऑफ एनर्जी का डाइवर्जन हो जाता है, और मतलब एनर्जी जो है वो बहुत सारे एरिया में लग रही है ना, ठीक है। और रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, आप ज़्यादा जगह पे यूज़ कर लो तो कम कम हो जाएंगे, और कम जगह पे यूज़ कर लो तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इनका जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो बड़ा है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन इन साफ्टा में क्या लिमिटेशन है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसमें क्या लिमिटेशंस हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साफ्टा हैज़ नॉट बीन सेटिस्फैक्ट्री अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स। अब मैंने ये बताया था आपको, जो साफ्टा है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट तो है बट ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ गुड्स तक ही कन्फाइंड है, इसमें जो सर्विसेज हैं उसको एक्सक्लूड किया गया है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी को एक्सक्लूड किया गया है, और इसी वजह से ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सर्विसेज का ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट ज़्यादा है, यहाँ पे जो विप्रो हैं, TCS है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो अब अगर इसका फ्री ट्रेड नहीं होगा तो फिर यहाँ पे हमारे लिए तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं, इवन हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, ये जो इसके पूरी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उन सभी के लिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड है इसका फ्री ट्रेड सिर्फ गुड्स पर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उतना नहीं है, और इसी वजह से ये इतना सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है साफ्टा की जो लिमिटेशंस हैं। उसके बाद ये हो जाता है कि इसकी जो मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया और पाकिस्तान है, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जैसे अभी जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ होती रहती हैं उसकी वजह से काफ़ी सारी जो इसकी मीटिंग्स वगैरह हैं उनमें इतना ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं हो पाता, और फिर ये बीच में जो कुछ वर्क होना था वो पेंडिंग चला गया। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हैम्पर्ड द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ सार्क, ठीक है। और इस वजह से जो सार्क के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो ये काम करना चाहते हैं, वो उस पर
रोक लगती है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है ना, उसकी वजह से भी इसका वर्क काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके, तो ये चैलेंजेस थे इसकी। अब हमने यहाँ पे सार्क के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, सार्क क्या है, ठीक है। जो स्टैटिक कंटेंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका जो आपको कंटेंट मतलब जो नया कुछ भी इसमें ऐड होता है, इसकी मीटिंग कब हुई, कौन कौन सी मीटिंग, ये सब चीज़ें ऐड होती हैं, तो ये मैं करंट अफेयर के टॉपिक में आपको कवर करूँगी। करंट अफेयर के लिए मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हूँ, लॉजिकल एजुकेशन। उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इस पर मैं डेली करंट अफेयर के टॉपिक कवर करती हूँ, प्लस उससे रिलेटेड जो स्टैटिक कंटेंट है ना, वो भी मैं उसमें कवर करती हूँ। तो अगर आपको उस चैनल की पे जाना है, आपको करंट अफेयर के वीडियोस देखना है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार आप ज़रूर देखिएगा उसके जो वीडियोस हैं वो। तो जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं वो मैं उस पर अपलोड करती हूँ और यहाँ पे मेरा जनरली स्टैटिक कंटेंट होता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप उसको देखिएगा। प्लस वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।